नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा त्यागी। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 2 और नए मामले आए। 409 रिपोर्ट्स आई नेगेटिव। ठीक होकर घर जा चुके 46 कोरोना संक्रमित। सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव करते हुए दी बड़ी राहत। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर मानक 1 करने के साथ ही निवेश की धनराशि की सीमा में की गई बढ़ोतरी। सरकार ने निर्माण कार्यों की डेडलाइन को 6 माह तक के लिए बढ़ाया। रेरा के तहत 25 मार्च के बाद एक्सपायरी होने वाले प्रोजेक्ट की समय सीमा 6 माह के लिए बढ़ाई। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज सचिवालय में होप पोर्टल का किया शुभारंभ। कुशल और अकुशल युवाओं का डेटा तैयार कर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का रखा लक्ष्य। अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोरोना के आज 2 और नए मामले सामने आए हैं। एक देहरादून जिले में दिल्ली से देहरादून लौटी एक 52 वर्षीय महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं दूसरा मामला अल्मोड़ा जिले के रानीखेत से सामने आया है। 27 वर्षीय युवक गुड़गांव से अपने घर लौटा था, जिसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जांच के लिए भेजे गए सैंपलों में से 409 रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं। राज्य में अब तक कोरोना के 71 मरीज पॉजिटिव आ चुके हैं। इनमें से 46 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना वायरस के दृष्टिगत 50 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस वाले राज्यों के रिकवरी रेट में उत्तराखंड देश में तीसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमित को इलाज उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव करते हुए बड़ी राहत प्रदान की है। इसके तहत मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर मानक 1 कर दिए गए हैं। वहीं इन्हें ई मार्केट से भी जोड़ने का प्रावधान किया जा रहा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्गों में विभाजित एमएसएमई के निवेश की धनराशि की सीमा में भारी बढ़ोतरी की गई है। वहीं टर्नओवर का एक अतिरिक्त मापदंड इसकी परिभाषा में जोड़ा गया है। आज नई दिल्ली में आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की आंशिक जानकारी दी। सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों एमएसएमई सेक्टर को बिना किसी गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपए का लोन देगी। ये एक फ्री लोन गारंटी योजना के तहत दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एमएसएमई को 4 साल के लिए लोन दिया जाएगा। इसके अलावा एमएसएमई के लिए 6 कदमों की घोषणा की गई है। और जो पहले क्राइटेरिया था कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो 25 लाख से कम इन्वेस्टमेंट की होगी तो माइक्रो में आएगा, और सर्विस एंटरप्राइजेज जो थी वो 10 लाख तक की अगर उसने इन्वेस्टमेंट की होगी तो माइक्रो में आएगा। अब इसमें एक बदलाव किया गया है कि निवेश की लिमिट को तो बढ़ाया ही गया है, साथ में कारोबार को भी जोड़ा गया कि आपने व्यवसाय या कारोबार कितना उस वर्ष में किया है। तो इसको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर माइक्रो के लिए 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ तक की जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो माइक्रो यूनिट कहलाएगा। और ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों के लिए एक ही क्राइटेरिया रहेगा। कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन 3 लाख करोड़ रुपए का मध्यम, सूक्ष्म, लघु, कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी, कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है, और इसका समय सीमा भी 4 वर्ष की होगी, और पहले 12 महीने यानी कि पहला 1 वर्ष उनको प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं करना पड़ेगा। कंपनियों को ईपीएफ को लेकर दी गई राहत को अगले 3 और महीने तक जारी रखने की घोषणा की गई है। इसके अलावा निजी कंपनियों को अगले 3 महीने तक ईपीएफ फंड में 12% की बजाय 10% का अंशदान करना होगा। 200 करोड़ रुपए तक के सरकारी टेंडर में ग्लोबल टेंडर नहीं होगा। वहीं सरकारी निर्माण कार्यों की डेडलाइन को 6 माह तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 200 करोड़ तक के टेंडर्स ग्लोबल नहीं होंगे, एक वो राहत दी गई। अब उसके बाद
जो अभी काम हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स कर रहे हैं देश भर में, चाहे वो रेलवेज का हो, सड़कों का हो, हाईवेज का हो, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स का हो, या अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हों, क्योंकि कोविड के कारण ये समस्या खड़ी हुई, तब उनको 3 महीने से ज़्यादा 6 महीने तक की राहत इसमें दी जा सकती है एक्सटेंशन के रूप में। और जो सिक्योरिटी दी जाती थी पार्शियल, उसको रिलीज किया जा सकता है आंशिक रूप से। मान लीजिए मैं कोई ठेका लिया है, 70% किसी ने काम किया और उसके एवज में उसकी आंशिक रूप से वो बैंक गारंटी को वापस किया जा सकता है, ताकि उसके पास और लिक्विडिटी और काम करने के लिए आ सके। उन्होंने बताया कि रेरा के तहत 25 मार्च के बाद एक्सपायरी होने वाले प्रोजेक्ट अगले 6 महीने तक के लिए बढ़ सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ये राज्य की सरकारों को और यूटीज को एडवाइस भी करेगी कि उनकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो एक प्रावधान करें कि जो रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन डेट है उसको सो मोटो 6 महीने तक आगे बढ़ा दिया जाए, और इसकी जो 25 मार्च तक जो एक्सपायरी डेट थी यानी कि उसको 6 महीने तक आगे बढ़ा दिया जाए। और सरकार ने 90,000 करोड़ रुपए डिस्कॉम के लिए भी दिए हैं। इसके तहत राज्य सरकार के लिए ओवरड्राफ्ट का प्रावधान किया गया है। बिजली उत्पादन करने वाले भी और बिजली वितरण करने वाले भी इस अभूतपूर्व समस्या में कहीं उलझ कर ना रह जाएं, इसके लिए 90,000 करोड़ रुपए का प्रावधान डिस्कॉम्स के लिए किया गया है, बिजली वितरण कंपनियों के लिए किया गया है। और ये 90,000 करोड़ रुपया जो बिजली वितरण कंपनियों को दिया जाएगा वो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के माध्यम से दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने विश्वास जताया कि इस पैकेज से भारत आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने कहा कि लोकल ब्रांड को ग्लोबल बनाना आत्मनिर्भर भारत मिशन का हिस्सा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज सचिवालय में मंत्रिमंडल की उपस्थिति में होप यानी हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य कुशल और अकुशल युवाओं का डेटाबेस तैयार करके उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के साथ समन्वय करने में ये पोर्टल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस पोर्टल का URL hope.uk.gov.in है। इस साइट को घर लौटे युवा भी विजिट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में राज्य स्तरीय कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने SDRF द्वारा बनाई गई ट्रेनिंग ऐप कोरोना वॉरियर का विमोचन भी किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अन्य राज्यों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित किया जाए और उनके राज्यों से जो खाली वाहन उत्तराखंड आ रहे हैं उन वाहनों में उत्तराखंड के प्रवासियों को उत्तराखंड बॉर्डर तक लाया जाए। मुख्यमंत्री ने बेहतर कार्य करने पर कई कर्मचारियों और अधिकारियों को भी मौके पर ही सम्मानित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वास्थ्य मंत्री से राज्य को और PPE किट, N95 मास्क और वेंटिलेटर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में और अधिक सतर्कता बरतने पर भी जोर दिया। उन्होंने राज्य सरकार की मांग को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज सचिवालय में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि एक महत्वपूर्ण फैसले में निर्णय लिया गया है कि लॉकडाउन अवधि में बिजली के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को ब्याज और अधिभार में छूट मिलेगी। इसके तहत ऑनलाइन विद्युत बिल के भुगतान में 1% की छूट दी जाएगी। शासकीय प्रवक्ता ने बताया कि केंद्र सरकार की कृषि उपज, पशुधन संविदा खेती और सेवा अधिनियम 2018 नोडल एक्ट मानते हुए राज्य सरकार अध्यादेश लाएगी। इससे कृषकों को अनेक प्रकार की सुविधा प्रदान की जाएगी। लॉकडाउन में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रवासियों को उनके घर भेज रही है। वहीं कुछ लोग सरकार के नियमों का उल्लंघन करने में जुटे हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया जब बिना परमिशन की एक बस देहरादून से
34 लोगों को बागेश्वर लेकर पहुंची। सूचना पर हरकत में आए प्रशासन ने सभी लोगों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया और उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की। उप जिलाधिकारी बागेश्वर राकेश तिवारी ने बताया कि इन लोगों के पास ना तो कोई परमिशन थी और ना ही जरूरी दस्तावेज, मात्र एक कागज पर इनके नाम लिखे हुए थे, जिन्हें रास्ते में 5 जिलों की सीमाओं पर दिखाते हुए ये रात बागेश्वर पहुंचे। रात में देहरादून से एक गाड़ी आई और UK 07 PA 3166, तो जिसके संबंध में हमारे जिला प्रशासन को जो हमारी स्टेजिंग एरिया बिलौना बस अड्डा बनाया गया है वहाँ जानकारी नहीं थी, जिला प्रशासन को कोई सूचना नहीं थी। बस में 34 यात्री थे, उनका रात में उनको महर्षि विद्या मंदिर में उनको रात विश्राम करवाया गया। उनका हेल्थ चेकअप कराया गया, क्योंकि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह जानकारी नहीं थी, उनके पास ना ही ऑथराइज कोई परमिशन थी, तो डॉक्टर के एडवाइस पर उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया है। तो रात में महर्षि विद्या मंदिर में रहने के पश्चात इनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर हमारा सिद्धार्थ होटल बागेश्वर में है, उन 34 लोगों को अभी यहाँ शिफ्ट करवा दिया गया है। 34 यात्रियों में 8 बच्चे और 8 महिलाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी यात्रियों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने की बात कही जा रही है। सिद्धार्थ होटल में जो ये बिना परमिशन के जो 34 लोग आए हैं, इनकी जो है आगे सैंपलिंग होगी। सैंपलिंग के बाद इनकी जो भी रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के हिसाब से की आगे की कार्रवाई की जाएगी। अटल ई जनता दरबार के तहत आज शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने प्रदेश भर के शिक्षकों, अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। अल्मोड़ा में लाइव संवाद के दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने लॉकडाउन के दौर में स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था जारी नहीं होने पर चिंता जताई। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था प्रणाली को कारगर नहीं माना। कहा कि यहां इंटरनेट सेवाएं दुरुस्त नहीं है, ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई सभी के लिए संभव नहीं हो पा रही है। हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र में जैसे चल रहा है कि हम ऑनलाइन शिक्षा देंगे, ऑनलाइन शिक्षा देना यहाँ संभव नहीं है। इसलिए हम तो अपने ओर से सुझाव देना चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम रोटेशन के माध्यम से बच्चों को बुलाएं, या शिफ्ट के हिसाब से उनको बुलाएं। कक्षा 12 के बच्चों को एक दिन बुलाएं, दूसरे दिन हम कक्षा 11 के बच्चों को बुलाएं, फिर 10 के बच्चों को बुलाएं। तो इस प्रकार से शिक्षा दी जाए। वहीं चंपावत जिले के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खेती खान में अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से संवाद करते हुए वर्चुअल क्लास की जानकारी ली। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था के साथ ही चंपावत जिले के सरकारी विद्यालयों की समस्याएं भी जानी। जनपद चंपावत में 15 विद्यालयों में ये वर्चुअल क्लासेस का सिस्टम स्थापित हो चुका है। ये अलग अलग केंद्रों पर जाकर के आज इसमें प्रतिभाग किया गया और इस समय जो ये कार्यक्रम चला, यहाँ जनपद में GGIC खेती खान से माननीय शिक्षा मंत्री जी से संवाद किया गया। इसमें हमारे एक विजय सिंह गोरा जी थे, उनके द्वारा भी संवाद किया गया माननीय मंत्री जी से। बहुत सालों से जो कि खेती खान एक शिक्षा का क्षेत्र था, यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं से हमने माननीय मंत्री जी को अवगत कराया और मंत्री जी ने हमें ये पूर्ण आश्वासन दिया कि लॉकडाउन के बाद हम आपकी समस्याओं को समाधान के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। हालांकि समय समय पर केंद्र और राज्य सरकार ने संक्रमण के हालातों को देखकर लॉकडाउन में छूट भी प्रदान की है। इस समय पौड़ी गढ़वाल के विभिन्न गांवों में भी रौनक देखने को मिल रही है। सूने गांव अब आबाद दिख रहे हैं। कारण साफ है कि प्रवासी नागरिकों के आने से गांव की सूरत अब बदलने की तैयारी करते दिख रही है। बंजर खेतों में हल लगाए जा रहे हैं। पलायन कर चुके लोग अब रोजगार की शुरुआत गाँव से ही करने की बात भी कर रहे हैं। अकेले पौड़ी जिले में लॉकडाउन के 17,000 से अधिक लोग गांव में पहुंचे हैं। वर्तमान में तो हमारे यहाँ जो मैंडेज की स्थिति है 82,000 से ऊपर मैंडेज हो चुके हैं और लॉकडाउन से पहले केवल 21,000 मैंडेज ही हमारे हो पाए थे। वर्तमान में क्योंकि बहुत अधिक संख्या में प्रवासी पौड़ी जनपद में लौट रहे हैं, लगभग 17,000 की संख्या कल तक हो चुकी है। उसमें हम उनके नए जॉब कार्ड भी बना रहे हैं। लगभग 200 के लगभग हमने जॉब कार्ड बना लिए हैं और 300 के आसपास रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं और उनमें से लगभग अभी 50-60 लोगों ने काम मांगा है और सभी से हम डिमांड कलेक्ट कर रहे हैं कि जो लोग काम करने के इच्छुक हैं उनको काम दिया जा सके।
वहीं शहरों से गांव की ओर लौटे प्रवासी मनरेगा के लिए भी अपना पंजीकरण करवा रहे हैं। जिला प्रशासन कार्यों की मांग को देखते हुए स्वयं सहायता समूह से भी सहयोग लेने की बात कह रहा है। ना सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है कि जो मनरेगा द्वारा हमको घर में काम करना चाह दे सके। हालत की बीमारी का कारण बहुत हालत खराब है, ताकि हम गढ़वा में जो लोग छा बहुत अच्छी स्कीम अच्छा वही में छा। और मनरेगा द्वारा जो काम है हम तो दिहाड़ी मजदूर में नीचे बेरोजगार लोग हमको में छा और हम अपने बाल बच्चों पालन पोषण यहाँ पर करना चाह। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमको यहाँ 10 दिन हो गए काम करते हुए और लॉकडाउन चल रहा है, इसकी वजह से हमें जल संरक्षण का काम मिल रखा है और ये भारत सरकार की बहुत अच्छी योजना है, इसी से हमारा परिवार का गुजारा हो रहा है। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर में आज सुबह पूजा अर्चना के बाद बद्रीनाथ धाम के रावल शंकराचार्य जी की गद्दी और तिलों के तेल का कलश बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। रात्रि विश्राम के बाद कल पांडुकेश्वर से डोली बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होगी। मंदिर समिति ने बताया कि 15 मई को प्रातः 4:30 में बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। प्रभात में भगवान का पूजन हुआ, नरसिंह जी का अभिषेक हुआ, गाड़ू घड़ी पूजन हुआ, गणेश पूजन हुआ, नवग्रह पूजन हुआ और इसके बाद पांडुकेश्वर का प्रस्थान कर रहे हैं। कल बद्रीनाथ और परसों प्रभात में यानी 15 तारीख प्रभात में भगवान के श्री के पाठ और ग्रीष्मकाल के लिए आम जनों के लिए खोल जाएंगे। उत्तराखंड के समाचारों में इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 2 और नए मामले आए। 409 रिपोर्ट्स आई नेगेटिव। ठीक होकर घर जा चुके 46 कोरोना संक्रमित। सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव करते हुए दी बड़ी राहत। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर मानक 1 करने के साथ ही निवेश की धनराशि की सीमा में की गई बढ़ोतरी। सरकार ने निर्माण कार्यों की डेडलाइन को 6 माह तक के लिए बढ़ाया। रेरा के तहत 25 मार्च के बाद एक्सपायरी होने वाले प्रोजेक्ट की समय सीमा 6 माह के लिए बढ़ाई। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज सचिवालय में होप पोर्टल का किया शुभारंभ। कुशल और अकुशल युवाओं का डेटा तैयार कर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का रखा लक्ष्य। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।